नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में बालन शाह जी की सरकार बनने के बाद यह सरकार भारत की तरफ से एक ऐसा रवैया अपनाया, जबकि नेपाल की जनता पॉजिटिव रवैया चाहती थी भारत से, लेकिन बालन शाह जी की सरकार ने भारत के साथ एक ऐसा रवैया अपनाया जिससे दोनों देशों के बीच में कुछ खटास पैदा हो गया। आप सोचिए, नई सरकार आने के बाद से जिस तरह से लिपुलेख, लिम्पुआधूरा काला पानी का मुद्दा लगातार वहां की मीडिया में, वहां के नेताओं द्वारा बोला जाने लगा, जिस तरह से भंसार में प्रॉब्लम क्रिएट की गई, जिस तरह से दार्जिलिंग, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ नेपाली छोट भैया नेताओं के द्वारा भारत के विरोध में बयान दिलाए गए, जिस तरह से संसद के अंदर एक ऐसा नेपाल का नक्शा पेश किया गया जिसमें भारत को कुछ आपत्ति थी, ये सब जो चीजें हुई ये कोई अच्छी बात नहीं थी। नेपाल जिस विषम आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, ये उम्मीद थी नई सरकार बनने के बाद, बालन शाह जी से खास उम्मीद थी कि वो एक न्यूट्रल पॉलिसी अपनाएंगे, लेकिन चुप्पी वाली पॉलिसी नहीं। न्यूट्रल पॉलिसी का मतलब होता है कि बराबर का संबंध। बराबर का मतलब ये होता है जहां से बराबरी का संबंध हो, बराबरी का लेन देन हो, जहां से ज्यादा लेन देन हो, जहां से ज्यादा संबंध हो, जो आर्थिक उन्नति का रास्ता हो, जहां पे उस देश के नागरिक अधिक से अधिक संख्या में रहते हों, वहां पे कमाते हैं, वहां की आर्मी में काम करते हों, उनसे संबंध बेहतर किया जाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वहां पे जो विश्व की दो महान शक्तियां चीन और अमेरिका आपस में टकराने के लिए अपने शतरंज खेल रहे थे, दोनों ने बालन शाह जी की सरकार पर अपना गलत प्रभाव डाला। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के माध्यम से लालच दिखा करके बड़े बड़े हाईवे, बड़ी बड़ी रेलवे, बड़े बड़े पनबिजली योजनाएं, एयरपोर्ट, तमाम लालच दिखा करके चीन अपना सरकार को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया और प्रभावित किया। इसी तरह से एमसीसी और एसपीपी के माध्यम से अमेरिका, जिसकी निगाह मुस्तांग के यूरेनियम पर आज भी है, हमेशा रही और रहेगी, उसने एमसीसी और एसपीपी के माध्यम से नेपाल की नई सरकार को लुभाने का प्रयास किया और दोनों के आपस के द्वंद्व, आपस के कंपटीशन में बालन शाह जी की सरकार दक्षिण को भूल गई। जबकि जब बालन शाह जी की सरकार आने के बाद दक्षिण इतना खुश था, दिल्ली इतनी खुश थी कि नेपाल से भारत के बीच में बहुत अच्छा संबंध बनेगा और नेपाल का विकास होगा। लेकिन इसका हुआ उल्टा। बालन शाह जी ने एकदम चुप्पी साध ली। हमारे एक विदेश सचिव मिलने गए, वो ये कहने गए थे कि बालन शाह जी दिल्ली आए और हमारी सरकार से बातचीत करके इनवाइट करने के लिए शायद गए थे। उन्होंने मिलने के बाद यह कह दिया कि हम अपने समकक्ष नेता से यानी मोदी जी से बात करेंगे। वो जबकि प्लान लेके गए थे आगे संबंध आगे बढ़ाने के बारे में, लेकिन उन्होंने मिला तो, जबकि कहते मिले भी नहीं, लेकिन मिले या नहीं मिले, लेकिन ये मैसेज दे दिए कि वो उनसे मिल करके हमारे विदेश सचिव मिस्त्री जी से नहीं मिलेंगे या उनसे बात नहीं करेंगे, अपने समकक्ष से बात करेंगे। ये भूल गए कि कहीं आना जाना है तो आने जाने के लिए, योजना बनाने के लिए पहले अधिकारी को ही आते हैं। इतने घमंड में उड़ना ठीक नहीं था बालन शाह जी को, और उनके पीछे शायद बहुत बड़ी शक्ति थी जो चाइना समर्थित शक्ति थी। वो बालन शाह जी को गुमराह किया और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि भारत सरकार ने शायद रिएक्शन में नाकाबंदी तो नहीं किया, लेकिन सारे मामला स्लो कर दिया। नेपाल के अंदर जाने वाले ट्रक जो 2-3 दिन में पहुंचते थे, हफ्ते 2 हफ्ते में पहुंचने लगे। वहां सामान की कमी हो गई, पेट्रोलियम डीजल सब कम होने लगा, जनता में परेशानी बढ़ती गई। लेकिन बालन शाह जी घमंड में चूर रहे, तनिक भी ध्यान नहीं दिए। जबकि बालन शाह जी के आने के बाद भारत की तरफ से जनता भी और सरकार भी इतनी खुश थी कि शायद भारत और नेपाल का संबंध पॉजिटिव बनेगा। और जो नेपाल और भारत की मेजॉरिटी जनता चाहती थी, हिंदू राष्ट्र और हिंदू अधिराज भी आने का
रास्ता कुछ आगे बढ़ सकता था, लेकिन उन्होंने कई नुकसान किया। भारत से दूरी बना करके, चुप रह करके और विदेश सचिव मिश्री जी से बात न करके, कोई कंक्रीट सलूशन न निकालने से उन्होंने जिस तरह से चुप्पी साधी और जिस तरह से भारत विरोध में ये काम चालू हुआ, वो अच्छा नहीं था। भारत का, नेपाल का कितना नुकसान हुआ। पेट्रोलियम, डीजल, खाद्य पदार्थ, दवाइयां, मशीनरी, हर तरह से नेपाल में कमी पड़ने लगी। लेकिन बालन शाह जी की सरकार घमंड में चूर रही और वहां पर एक वर्ग जो चाइना समर्थित एक वर्ग है या पाकिस्तान समर्थित एक वर्ग है, वो वहां पे जश्न मनाया। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा मुद्दा, भारत का एक बहुत बड़ा दुश्मन पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर बक्सने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या को जिस तरह से नेपाल में शरण मिल रही, लगातार कम्युनिस्ट के समय में, नेपाली कांग्रेस समय में जिस तरह से वो शरण मिलती रही और वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां चलती रही, और आज भी वही जारी है। कितनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी वहां घुस रहे, लेकिन वहां न कोई वहां का नेता बोला, मौके सरकार कुछ कर रही है। ये भारत के विरोध में सब हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? पहले छोटी छोटी चीजें हुई। भारत ने अपने चमचों को सक्रिय किया। कमल थापा, अमरेश कुमार सिंह और मान ठाकुर ने अपना क्या क्या स्टेटमेंट दिया, आपको दिखा होगा। इसके बाद समय देखा पॉजिटिव। जो नेपाल में बैठे जो दलाल, लुटेरे दलाल, प्रचंड, ओली और नेपाली कांग्रेस के बैठे माओवादी भी बालन सरकार की विरोध में उतर गए। देखिए क्या क्या हुआ। और नेपाल में आर्थिक तंगी आ गई। विदेशी जो निवेश था काफी कम हो गया, क्योंकि अमेरिका और चीन तो उनको लालच दिखाए थे। इसलिए नेपाल का विकास रुक गया, सारे प्रोजेक्ट रुक गए, सामान पहुंचना बंद हो गया, सामान पहुंचने में देरी होने लगी, वहां के व्यापारियों में त्राही त्राही मच गई, जनता में महंगाई की मार पड़ गई। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नेपाल की जनता को, नेपाल के नेताओं को, नेपाल के सत्ता में बैठे लोगों को, नेपाल के प्रशासनिक अधिकारियों को इतना पता है कि भारत से ही रोटी बेटी का संबंध है, भारत से ही सब सामान जाता है, भारत से ही खाद्य पदार्थ जाता है, भारत से ही सारी मशीनरी जाती है, भारत से दवाइयां जाती हैं, सब कुछ भारत से है। तो भारत के साथ इस तरह से संबंध विच्छेद, संबंध में दूरी बनाना बालन शाह की सरकार के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। सबसे बड़ी बात, नेपाल की पनबिजली योजनाएं जिस तरह से चाइनीज ने लालच दे करके चाइनीज उसमें घुसना चाहे, वो अच्छी बात नहीं थी। भारत ने ये बता दिया था कि जिस प्रोजेक्ट में, जिस पनबिजली प्रोजेक्ट में चाइनीज होंगे, भारत वो बिजली अपने लिए नहीं लेगा। और नेपाल में बनने वाली पनबिजली का सबसे बड़ा ग्राहक, 100% ग्राहक भारत ही है। कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन को यहां से बिजली नहीं जाएगी, बहुत दूर है। वैसे भारत के बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन देश में तो नहीं जाएगा। चीन तो बहुत ही दूर है। चीन के जहां पे उनकी बस्तियां, तिब्बत में तो कोई ज्यादा आबादी है नहीं, वहां बिजली क्या करेगी चाहिए। चीन के वैसे ही बहुत ज्यादा बिजली है। तो सबसे बड़ा बिजली का ग्राहक, सबसे बड़ा सुपारी का ग्राहक, सबसे बड़ा इलायची का ग्राहक, सबसे बड़ा मेडिसिनल प्लांट का ग्राहक, और तमाम व्यापार जो नेपाल से हो रहा है, तमाम सामान यहां से जो जा रहा है, इसके बावजूद भी बालन सरकार की चुप्पी, भारत के प्रति इस तरह से अपमानित रवैया, लिपुले काला पानी का तो कोई बात ही नहीं थी। लिपुआधोरा का ये नया लाया गया, नक्शा पेश किया गया जो भारत के कई भूभाग को नेपाल में दिखाया गया। ये केवल बालन शाह जी की सरकार को नेपाल की जनता, जो एक बहुत बड़ी जनता है जिसमें खस, क्षेत्रीय बाहुन और कुछ जनजाति के लोग हैं, भारत विरोधी लोग बैठे हैं उसमें, कुछ ही लोग हैं, ज्यादा नहीं है, लेकिन माहौल बना देते हैं भारत के विरोध में। ये नेपाल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, नेपाल देश के विकास के लिए अच्छा नहीं है। मैं आज भी बालन शाह जी की सरकार को ये सलाह दूंगा, बेशक रवि लामेछाने को एक दूत के रूप में भेज रहे हैं डैमेज कंट्रोल के लिए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हो चुका बालन सरकार। शाह जी, आपने गलत किया। जब आप प्रधानमंत्री बने थे ना, जब आपका राज्याभिषेक हुआ था ना, भारत के लोग बहुत खुश थे कि कोई अपना प्रधानमंत्री बन के आया है, और वो
तराई के 65% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। झापा से राजवंशियों से लेके कंचनपुर के थारुओं तक तराई में जो लोग भी हैं, मध्य प्रदेश के लोग, क्या प्रतिनिधित्व करता है? ये भारत से अच्छा संबंध बना के रखेगा, चाइना समर्थकों से दूर अलग रास्ते पे चलेगा। नेपाल के लोगों को भारत से अच्छा संबंध बनाकर, ऑलरेडी संबंध है, किसी के तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। नेपाल के गोरखा हमारी सेना में है और वो कट्टर राष्ट्रभक्त है। तमाम व्यापारी वहां से व्यापार करते हैं, चाहे तराई के हो चाहे पूरे नेपाल को, हर जाति के, हर समाज के, हर जनजाति के लोग यहाँ व्यापार करते हैं। सबका व्यापार भारत से चलता है। लेकिन इस तरह से भारत को आंख दिखाना, भारत का विरोध करके नक्शा पार्लियामेंट में दिखा करके जश्न मनाना, भारत के गालियां देना, पाकिस्तान के गद्दारों को अपने देश में पालना, पाकिस्तान की दलाली करना और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा करके भारत को चोट पहुंचाना, ये अच्छी बात नहीं है। उसी का नतीजा था कि भारत ने वहां पर तबलीगी जमात का सम्मेलन भी कराया, क्योंकि तबलीगी जमात भारत के साथ मित्रवत व्यवहार करती है। बाकी तो जिहादी सब पूर्व पाकिस्तानी है। मैं कल भी अपने वीडियो में बोला था, इसलिए नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इन चाइनीज समर्थकों से, चाइना से, अमेरिकन से प्रभाव में मत आइए। भारत से दुश्मनी करना, भारत को गाली दिलवाना, भारत को गाली देना अच्छी बात नहीं है। मैं विशेषकर राजावादियों से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मानसिकता होती है ना भारत विरोध की, भारत विरोध करके, भारत से दुश्मनी लेकर के, पाकिस्तान का समर्थन करके, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा करके, भारत को कट दे करके, भारत तक का नुकसान करके राजशाही, हिंदू मोनार्की, हिंदू अधिराज को नहीं ला पाएंगे। ये मैं आपको आज बोल रहा हूं। मैं हार्डकोर राजा समर्थक हूं, हिंदू राष्ट्र लाने के समर्थक हूं, लेकिन जिस तरह से राजावादियों का रवैया होता है, उनकी बात होती है, उनकी लिखावट होती है, उनकी बोली होती है, भारत के विरोध से नहीं हो पाएगा मेरे भाइयों बहनों। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं, भारत का विरोध, पाकिस्तान, बांग्लादेश का, चीन का समर्थन और भारत विरोधियों का समर्थन करके, भारत को गाली दे करके, भारत को दुख दे करके आप सुखी हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। नेपाल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इतना ही कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।